वेलकम दोस्तों। आज बात करेंगे सिफिलिस की, एक बीमारी इसी के बारे में बात करेंगे कि सिफिलिस होने के क्या कारण है, कैसे लक्षण आते हैं, कैसे पहचानना है और कैसे इलाज करना है, और इसके साथ में इस सिफिलिस बीमारी से कैसे बचा जाए, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर सिफिलिस की बात करें तो ये क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है जो कि बहुत लंबे समय तक चलता है, महीनों सालों तक चलता है। कई बार इसमें एक लेटेंट फेज आती है जिसमें इन्फेक्शन पता नहीं चलता, कोई लक्षण नहीं होता, फिर काफ़ी दिनों बाद जाके आर्गन को डैमेज करने लगता है, स्पेशली हार्ट को, ब्रेन को। तो इसलिए काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली एक बैक्टीरिया की बीमारी है। बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये एक बैक्टीरिया है और ये बीमारी फैलती कैसे है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है। कब? अनसेफ एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से। जैसे अगर किसी व्यक्ति को सिफिलिस है, फिर वो दूसरे व्यक्ति में अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से वो उनको लग जाती है, चली जाती है। ये इसका मेजर रूट है। इसके अलावा ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और मदर से बेबी में भी जा सकती है, पर जो मेन रूट है अनप्रोटेक्टेड सेक्स ही है, अनसेफ सेक्स ही है। तो अगर बचना है तो इसी से अपन बच सकते हैं। बहरहाल जो सबसे बड़ी समस्या है इस सिफिलिस में कि इसको डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके जो शुरुआती लक्षण हैं उनको अगर नहीं पहचान पाते हैं, फिर ये बीच की स्टेज में लक्षण नहीं आते और लंबे समय में ये आर्गन को डैमेज करते हैं। जैसा कि मैंने बात करी कि हार्ट को, ब्रेन को, आई को, इसके अलावा ईयर को, ब्लड वेसल्स और लीवर, तो इस तरह के आर्गन को ये डैमेज कर सकता है। इसलिए ये एक खतरनाक बीमारी हो जाती है। अच्छी बात यह है कि इसके खिलाफ में एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छी है। अगर सही समय पर पता चल जाए या शुरुआत में पता चल जाए तो इसको अच्छे से हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। तो कैसे सिफिलिस फैलती है? ये तो बैक्टीरिया से बीमारी हो गई। अब फैलती कैसी है? तो जैसा मैंने बताया कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। क्या होता है सिफिलिस में? क्या होता है, सैंकर हम लोग बोलते हैं, एक तरीके का सोर है या छाला बोल सकते हैं। ये छाला पेनिस पे हो सकता है, वजाइना में हो सकता है, इसके अलावा रेक्टम में हो सकता है और माउथ में हो सकता है, मुंह के अंदर हो सकता है। ये छाले की खासियत ये है कि इसमें दर्द नहीं होता, इसलिए लोगों को कई बार पता नहीं चलता। और ये छाला बहुत दिन तक नहीं रहता है, 2-3 हफ्ते तक ही रहता है, 2 से लेके 5 हफ्ते तक रहता है। तो जैसे किसी के वजाइना में छाला है या रेक्टम में छाला है और अगर उनको पता ना चले और अनसेफ सेक्स अगर हो जाए तो उससे ये फैल सकता है, इसलिए खतरनाक बीमारी है। और इसके अलावा जो दूसरे 2 कारण हैं फैलने के, एक मदर से बेबी में और दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, हालांकि ये दोनों बहुत ही रेयर कारण हैं। अब सिफिलिस किस चीज़ से नहीं फैलती? वैसे तो ये एसटीडी में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती है, लेकिन अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं, उसका टॉयलेट या घर शेयर कर रहे हैं, एक ही रूम में रह रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, बर्तन में खा रहे हैं, इन सब चीज़ों से या छूने से, इस तरह की चीज़ों से नहीं फैलती। जो सिफिलिस का, जैसा कि मैंने बताया, सैंकर होता है, घाव होता है, जब वो टच करता है, स्किन टू स्किन टच होती है, तभी फैलता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब किन लोगों को होने का ज़्यादा खतरा है, ये जो सिफिलिस की बीमारी है किन लोगों को ज़्यादा होती है? तो ऐसे लोग जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, या ऐसे लोग जो सेक्स विथ मैन, मैन से मैन के बीच में जब सेक्स होता है, अनसेफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, या HIV वाले जो पेशेंट हैं, हाई रिस्क जो पेशेंट हैं, जो ड्रग अब्यूज़र हैं, जो लोग नशीली दवाइयाँ लेते हैं, उन लोगों में ये आमतौर पे देखने को ज़्यादा मिलती है। अब आ जाते हैं जो इसका सिफिलिस का नेक्स्ट पॉइंट है, लक्षण कैसे पहचाने। ये जो लक्षण है अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं, इसलिए स्टेज ऑफ सिफिलिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेज जाना। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत लंबे समय तक चलती है, तो इसके 4 स्टेज होते हैं। एक होती है प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, उसके अलावा तीसरी एक लेटेंट फेज होती है और चौथी होती है टर्सरी फेज। तो अगर प्राइमरी जो इसकी फेज होती है, प्राइमरी स्टेज है, उसमें लक्षण क्या आता है कि इसमें छाले पड़ते हैं, सैंकर होता है, शोर बनता है जो कि दर्द नहीं करता है, और इस समय ये बहुत इन्फेक्शियस होता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और ऐसा ये कुछ दिनों तक रहता है। उसके बाद ये जो प्राइमरी स्टेज का जो छाला है, शोर है, सैंकर है, वो सबसाइड हो जाता है, तो लगभग 1 से 1.5 महीने तक इस स्टेज में रहता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है, अगली स्टेज आती है, वो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में, स्किन में रैसेस पड़ जाते हैं, रैसेस पड़ते हैं। इसके अलावा गला खराब हो सकता है, हेडेक होना, लिम्फ नोड का बढ़ जाना, बुखार आना, कमजोरी, वजन कम होना, हेयर लॉस हो जाना, खुजली होना, जॉइंट्स में दर्द होना। तो ये सेकंड स्टेज में। पहले स्टेज में छाले पड़ते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, फिर शरीर में क्या होता है कि रैसेस पड़ते हैं, बुखार का आना, कमजोरी, लिम्फ नोड बढ़ना। इस स्टेज में भी ये बीमारी बहुत इन्फेक्शियस रहती है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 के पेशेंट बीमारी को बहुत तेज़ी से दूसरे व्यक्ति में फैला सकते हैं।
और स्टेज 2 में होता क्या है कि बीमारी दूसरी बीमारी से मिमिक करती है, इसलिए इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार लोगों को लगता है कि फंगल इन्फेक्शन है, जैसे पिटारियसिस है या लाइकन प्लेनस है, सोरियासिस है। तो इस तरह की जो बीमारियां स्किन की हैं उससे लोग कंफ्यूज होते हैं, इलाज नहीं करते, जांच नहीं कराते और ये अपने आप फिर ठीक हो जाती है। जबकि बीमारी ठीक क्या होती है, वो बेसिकली थर्ड स्टेज में चली जाती है, लेटेंट स्टेज में चली जाती है। लक्षण चले जाते हैं लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो डॉर्मेंट स्टेज में शरीर के अंदर ही रह जाता है, हिडन रह जाता है, छिप जाता है। तो स्टेज 1 का लक्षण है, स्टेज 2 का लक्षण है, ये बिना किसी इलाज के अपने आप कुछ दिनों में ये ठीक हो जाता है, पर बैक्टीरिया अंदर रह जाता है। और ये जो लेटेंट फेज है, तीसरी फेज है, ये काफ़ी सालों तक हो सकती है, वर्षों तक हो सकती है, 4 साल 10 साल ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद जो तीसरी फेज है लेटेंट, उसके बाद आती है चौथी फेज जिसको हम लोग टर्सरी फेज बोलते हैं, टर्सरी सिफिलिस बोलते हैं। सबसे खतरनाक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि सारा जो बीमारी है सिफिलिस का जो सबसे डेंजरस स्टेज है यही है। अब होता क्या है कि जितने लोगों को सिफिलिस है उसमें 15 से 20% लोग टर्सरी स्टेज में जाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि जैसे किसी को सिफिलिस हुआ उन्होंने इलाज नहीं कराया तो सारे टर्सरी सिफिलिस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 15 से 20% लोग हैं जो टर्सरी सिफिलिस स्टेज में जाते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया के द्वारा ब्रेन में डैमेज, नर्व में डैमेज, आई में डैमेज, हार्ट में डैमेज, ब्लड वेसल्स में डैमेज, लीवर में, जॉइंट्स में, बोन में, तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में बीमारी हो सकती है और वहाँ पे खतरनाक डैमेज कर सकती है, उस आर्गन को खराब कर सकती है। तो ये जो टर्सरी स्टेज होती है, आखिरी की स्टेज है, वो बहुत ही खतरनाक है। अब एक न्यूरोसिफिलिस होती है, इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टेज हो लेकिन ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम में ये बैक्टीरिया जाके और फिर डैमेज कर सकते हैं। और एक होती है कंजेनाइटल सिफिलिस जो कि मदर से बेबी में जा सकती है। तो जैसे अगर किसी को महिला की सिफिलिस है, अगर उनको बेबी हो, उस दौरान बच्चा हो और सिफिलिस एक्टिव फेज में है, चल रही है, इलाज नहीं कराया है, तो एक तो बच्चे एबॉर्शन की संभावना बढ़ती है, उसका वजन कम रहेगा, और बेबी अगर पैदा भी हुआ तो उसमें डीफनेस, ना सुनाई देना, दांतों में डिफॉर्मिटी हो जाना और नाक में डिफॉर्मिटी होना, ये समस्या हो सकती है। ये तो बात हो गई कि मदर से बेबी में जो होता है वो सिफिलिस, राइट। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो अगला सिफिलिस से संबंधित चीज़ है कि जांच कैसे हम सस्पेक्ट करें, कैसे समझें कि ये सिफिलिस हो गया है, किसी को कैसे पता करें, कैसे डायग्नोज करें। तो इसके लिए खून में जांच होती है, ब्लड में जांच होती है, एक होती है वीडीआरएल जांच और उसी के मॉडिफिकेशन को आरपीआर टेस्ट बोलते हैं। वीडीआरएल आजकल टेस्ट किट आती है, खून डालो और उससे पता चल जाता है, या तो आरपीआर टेस्ट है जिसमें सेमी क्वांटिटेशन हो जाता है, टाइटर पता चल जाता है, और इसके अलावा एक टीपीएचए टेस्ट है। तो जो टीपीएचए टेस्ट है वो फाइनल डायग्नोसिस उसी से बनती है, मतलब वो सबसे स्पेसिफिक टेस्ट है। जो आरपीआर और वीडीआरएल टेस्ट है वो स्क्रीनिंग के काम आता है, सस्ता टेस्ट है, और जो टीपीएचए टेस्ट है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है। तो अगर किसी को सिफिलिस है कि नहीं ये जानने के लिए ये 3 तरह की जांचें हैं। तो सबसे पहले आप किट्स में से जांच करा लो। होता क्या है कि ये जो जांचें अलग अलग तरह की है, स्टेज के हिसाब से सेंसिटिविटी इनकी रहती है। कुछ स्टेज में कुछ जांच अच्छे से पता चलता है, और अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में, जैसे अगर किसी को किट में जांच में आ गया कि सिफिलिस है, पॉजिटिव दिख रहा है, तो टीपीएचए टेस्ट से ज़रूर टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जो ये आरपीआर या वीडीआरएल टेस्ट है ये नॉन ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी देखा जाता है, तो कई बार इनमें फॉल्स पॉजिटिव भी आता है, इसलिए टीपीएचए टेस्ट से कंफर्म कर लेना चाहिए। अब अगर किसी को सिफिलिस डायग्नोज हो गया है तो उनका इलाज क्या होगा। तो सबसे अच्छी बात यह है सिफिलिस में कि इसकी जो दवाई है एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही सेंसिटिव दवाई है और हर स्टेज में काम करती है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए, मतलब कि प्राइमरी स्टेज या सेकेंडरी स्टेज या लेटेंट के शुरुआती स्टेज में, तो अपन मान लें कि प्राइमरी और सेकेंडरी 2 स्टेज में अगर पता चलता है तो वो 100% क्योर बहुत आसानी से किया जा सकता है एक सिंगल इंजेक्शन से। पेनिसिलिन होता है, जो लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन होता है, उसका एक इंजेक्शन देने से ही ये ठीक हो जाता है। बेंजथीन पेनिसिलिन के नाम से आता है, लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन, उसको आप देंगे, उसके बाद ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे और बीमारी ठीक हुई है कि नहीं आप दोबारा जांच से करा सकते हैं। जांच निगेटिव हो जाएगा या तो जो प्रीवियस आरपीआर का टाइटर है वो कम हो जाएगा। और ऐसे लोग जिनको इस पेनिसिलिन से एलर्जी है, कुछ लोगों में हो सकती है, उनके लिए डॉक्सीसाइक्लिन एंड सिफ्ट्राजोन, ये 2 दवाइयाँ हैं जो दी जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो लेटेंट फेज में है या तो टर्सरी फेज में है, उन केसेस में फिर ये जो इंजेक्शन है, दवाई पेनिसिलिन ही रहेगी लेकिन इसके मल्टीपल डोज देने पड़ेंगे। यूजुअली 3 डोज की ज़रूरत होती है एक हफ्ते के अंतराल में, तो इन 3 डोज से फिर वो भी ठीक हो जाती है और ये ठीक हुई है कि नहीं इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं।
एक जो ब्रेन के अंदर न्यूरोसिफिलिस होती है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये रहता है कि जो ये बेंजाथीन पेनिसिलिन है वो कारगर नहीं होती है, उसमें प्लेन पेनिसिलिन दी जाती है क्योंकि बेंजाथीन वाला ब्रेन के अंदर जा नहीं पाता है। तो उसके फिर मल्टीपल डोज और रोज लगते हैं क्योंकि वो शार्ट एक्टिंग होती है प्लेन पेनिसिलिन जी। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट मतलब बहुत आसान है, इसके लिए दवाई है, सेंसिटिव दवाई है, लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको डायग्नोस करना बड़ा कठिन है क्योंकि लक्षण इस तरह के आते हैं कि पहचान में नहीं आते, दूसरे बीमारी से मिलते हैं, कई बार अननोटिस रहते हैं और लेटेंट फेज में ये कोई सिम्टम्स नहीं आता। एडवांस फेज में बीमारी बहुत शरीर में डैमेज कर देती है, तब तक पता चलती है। तो उस समय इलाज कराने से बीमारी अगर डैमेज कर चुकी है, जैसे कि हार्ट को, ब्रेन को, ब्लड वेसल्स को, तो उसको फिर रिवर्स नहीं कर सकते। बीमारी अगर परमानेंट डैमेज हो गया तो उतना डैमेज रहेगा, आगे जरूर डैमेज नहीं होगा। अब आते हैं आखिरी में प्रिवेंशन में कि क्या हम ऐसा करें कि सिफिलिस ना होने पाए। तो जैसा मैंने बताया कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, डायरेक्ट कांटेक्ट से होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो ये यूजली सेक्सुअल रूट से ही होती है। तो सेफ और प्रोटेक्टेड सेक्स अगर ये प्रैक्टिस अपनाते हैं तो इससे बच सकते हैं। इंडिया में बहुत कॉमन तो नहीं है लेकिन बहुत रेयर भी नहीं है, मतलब ये बीमारी होती है। तो ये सिफिलिस बीमारी के बारे में जानकारी है। जितनी भी बातें आप लोगों को जाननी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो मैंने बता दी है। धन्यवाद।